Okay, so in yesterday's class, we basically started with gene tech और हमने जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जीन टेक के जेनेटिक इंजीनियरिंग के हमने वो डिस्कस किए थे एंड वी सेड दैट genetic engineering basically deals with altering the genetic information of an organism जिसके दो तरीके हो सकते हैं। हम एक organism का जो genetic makeup है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड डिलीट या रिप्लेस कर सकते हैं या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म से जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बुलाते हैं? हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बुलाते हैं, जिसके पास क्या कहते हैं, जो डीएनए है वो एक से ज्यादा या किसी और स्पीसी का उसके अंदर अगर मौजूद है तो हमारे पास इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज अ डीएनए ऑफ itself and from another species, that organism is known as a transgenic organism and it is an example of a genetically modified organism. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसका हमने डीएनए मॉडिफाई किया हो किसी भी प्रोसेस के थ्रू, जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, ऑल ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स आर जीएमओज बट नॉट ऑल जीएमओज आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। हमने इसकी भी बात की थी, फिर हमने आरडीएनए की भी बात की थी, हमने वेक्टर की भी बात की थी, फिर हमने क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या कहते हैं लिस्ट डाउन की थी। वी सेड कि सबसे पहले हमें अपनी जो डिजायर्ड जीन है जो हम अपने ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं हमें उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको obtain करना पड़ेगा और हमने उसके तीन तरीके क्या कहते हैं स्टडी किए थे कि हम एमआरएनए से क्या कहते हैं हम एमआरएनए को एक्सट्रैक्ट करें और उस एमआरएनए से फिर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए पॉलीमरेज से रेप्लिकेशन करवा के जीन बनाए, या फिर हम क्या करें हम डीएनए से ही वो जीन एक्सट्रैक्ट कर लें यूजिंग द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और उसको हम किस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं अपने वेक्टर में। हमने वो भी बात की थी कि अगर हम डीएनए को कट कर रहे हैं थ्रू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और उसको हम एक प्लाज्मिड में एंटर करवाना चाहते हैं, प्लाज्मिड से जुड़वाना चाहते हैं, तो उस प्लाज्मिड को भी हम बिल्कुल उसी एग्जैक्ट सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटेंगे सो दैट बोथ gene which has been cut by the restriction enzyme and the plasmid which has been cut by the same restriction enzyme have complementary sticky ends। उनके स्टिकी एंड्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तभी हमारे पास जो जीन है और जो प्लाज्मिड है वो आपस में कंबाइन हो सकेंगे। ठीक है, फिर हमने तीसरा मेथड ये डिस्कस किया था कि हमारे पास हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में जीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय जॉइनिंग टुगेदर न्यूक्लियोटाइड्स। फिर हमने बात की थी, जो लास्ट चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, वो ये था कि हाउ वी इंसर्ट द जीन इनटू अ वेक्टर। तो हमारे पास वेक्टर को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, जीन को भी हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं ताकि दोनों की जो स्टिकी एंड्स है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। और हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं? या तो जो जीन के स्टिकी एंड्स है वो खुद ही आपस में स्टिक करके हमें सर्कल ऑफ द जीन दे दे, या फिर हमारे पास जो प्लाज्मिड के स्टिकी एंड्स है वही ज्वाइन टुगेदर करके हमें ओरिजिनल प्लाज्मिड दे दे। या जो थर्ड पॉसिबिलिटी होती है, जो हमारी डिजायर्ड पॉसिबिलिटी होती है, वो क्या होती है कि हमारी जो जीन है जो कि हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं प्लाज्मिड के अंदर, वो दोनों आपस में ज्वाइन टुगेदर करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दे और हमारे पास इन दोनों को क्या कहते हैं जीन को और क्या कहते हैं प्लाज्मिड को जोड़ने के लिए जो उनके बीच में गैप्स रह जाते हैं हम कौन सी एंजाइम यूज करते हैं? डीएनए लाइगेज को यूज करते हैं, जो कि हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कंप्लीट कर देती है, जोड़ देती है। हमने ये फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स डिटेल में डिस्कस किए थे। बाकी तीन जो स्टेप्स हैं वो हम इंशाल्लाह आज की क्लास में करने लगे हैं और ये कोई बहुत लंबा टॉपिक या लेक्चर नहीं होने वाला है, इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, हमारे पास वंस वी हैव मेड द आर डीएनए, हमने वेक्टर और जीन को आपस में क्या कहते हैं कंबाइन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब बना लिया होता है, तो अब हमें इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने टारगेट सेल में इंट्रोड्यूस करवाना होता है। यूजुअली इट इज अ बैक्टीरियल सेल। तो अब हमारे पास हम ये आर डीएनए को, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस तरह से एक बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम वो देखेंगे। फिर हमारे पास, मैंने कल ये भी बताया था कि हमारे पास क्या कहते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं विद आरडीएनए, सारे बैक्टीरियल सेल्स वुड नॉट एक्सेप्ट द आरडीएनए, सारे बैक्टीरियल सेल्स वुड नॉट टेक इन द आरडीएनए। Only 1% or less than 1% of the bacterial cells would accept the rDNA and they would become genetically modified. And once they become genetically modified, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले बैक्टीरिया ने आरडीएनए लिया है और कौन से वालों ने नहीं लिया?
उसकी हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उनको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, वी गोना सी दैट इन टुडेस क्लास। और फिर वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, हम उन्हीं बैक्टीरिया की आइडेंटिकल कॉपीज बनाना शुरू कर देंगे इन लार्ज फर्मेंटर्स, ताकि हमारे पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं उनकी बहुत सारी कॉपीज हमारे पास हो, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो हैं उनके पास हमारी डिजायर्ड जीन है और वो हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट्स में प्रोड्यूस कर सकती हैं। अच्छा, सो टुडेज क्लास वुड बी अबाउट दीज टू थिंग्स, बट बिफोर वी मूव टूवर्ड्स दैट, मैं क्या कहती हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है आप लोगों के लिए, and this has to do with your knowledge about transcription and transcription basically, जो आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ के आए हुए होते हो चैप्टर 6 AS में। अगर हमें किसी भी जीन को एक्सप्रेस करवाना है, तो ऑब्वियसली जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर हमारे पास ट्रांसलेशन होगी। तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होती है, आरएनए पॉलीमरेज। नाउ आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करने के लिए एक स्पेसिफिक साइट पर आकर अटैच होती है। Can you guys tell me what site does the RNA polymerase binds to initiate transcription? Not primer. Similar थोड़ा सा word है, but promoter. Exactly. हमारे पास हर जीन का ना, हर जीन के साथ एक प्रोमोटर लगा होता है। लेट्स से ये एक जीन है, ठीक है, और उस जीन का क्या होता है, प्रोमोटर होता है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है आपके प्रोमोटर से, ठीक है। अगर मैं जीन इंसर्ट कर दूं अपने आरडीएनए में और हम प्रोमोटर ऐड करना भूल जाएं, वी फॉरगेट एडिंग द प्रोमोटर ऑफ दिस जीन, क्या हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी इस जीन की? क्या एमआरएनए बन सकेगा इस जीन का इफ वी डू नॉट ऐड द प्रोमोटर ऑफ द जीन इन द आरडीएनए? बिल्कुल भी नहीं। सो हमें खाली जीन नहीं ऐड करनी होती, हमारे पास हम जीन को इस तरह से कट करते हैं कि उसका जो प्रोमोटर है वो भी हम ऐड कर रहे हो अपने आरडीएनए में। तो हमारे पास जो आरडीएनए होता है ना, उसके पास क्या होता है, जीन अलोंग विद इट्स प्रोमोटर, क्योंकि अगर प्रोमोटर ही नहीं होगा तो हमारे पास क्या कहती हैं, उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। आरएनए पॉलीमरेज क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लिए अटैच ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अटैचमेंट की साइट होती है आरएनए पॉलीमरेज की, दैट इज योर प्रोमोटर साइट। अच्छा, एक तो प्रोमोटर होगा। अब जो थर्ड पॉइंट को मैं 1 मिनट के लिए स्किप करके एक फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन रेज करना चाह रही हूँ। अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो सेल जिसने हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट किया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? हाउ डू वी नो दैट दिस इज द सेल विच हैज टेकन अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए? ठीक है, उसके लिए हमें कोई आइडेंटिफिकेशन मार्कर एसोसिएट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, ताकि हमारे पास वी आर एबल टू आइडेंटिफाई थ्रू अ मार्कर कि हमारे पास कौन से वाले ऑर्गेनिज्म ने आरडीएनए लिया है और कौन से वाले ऑर्गेनिज्म ने आरडीएनए नहीं लिया। इसकी बिल्कुल आसान मिसाल ये है कि बचपन में जब स्पोर्ट्स डे होता था और हम रेसेस में दौड़ते थे, तो जो फर्स्ट टॉप 3 बच्चे होते थे जो रेस में थर्ड सेकंड फर्स्ट पोजीशन लेते थे, उनके हाथों पे क्या कहते हैं, जो भी पीटी इंस्ट्रक्टर होते थे वो परमानेंट मार्कर से 1 2 एंड 3 लिख देते थे, ताकि ये पता हो कि इस रेस में भागने वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें से कौन से 3 थे जो रेस जीते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वी नीड टू एड मार्कर्स टू आइडेंटिफाई आवर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो हमारे पास जब हम जीन ऐड करते हैं ना हमारे प्लाज्मिड में, जो हमारी डिजायर्ड जीन होती है, जिसका हमें डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट चाहिए होता है, हम खाली वो जीन नहीं ऐड करते, बल्कि आरडीएनए में हम एक और जीन ऐड करते हैं। एक तो हमारी डिजायर्ड जीन है जिसकी हम बात कर चुके हैं, बट एक हमारे पास होती है
एक और जीन हम साथ में ऐड करते हैं, उसको हम बुलाते हैं मार्कर जीन. So we actually add the desired gene and we also add a marker gene. डिजायर्ड जीन तो हमारा बेसिकली काम ही उसी का है, हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है. इंडस्ट्रियली हमें उस जीन का जो भी प्रोडक्ट है उसको लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करना है. तो डेफिनेटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमारे पास क्या कहते हैं, डिजायर्ड जीन तो जाएगी ही जाएगी ताकि डिजायर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट हमारा बन सके. But how would we identify the organism which has accepted this rDNA? थ्रू अ मार्कर जीन. क्योंकि मार्कर जीन का जो भी प्रोडक्ट होगा, मार्कर जीन का जो भी एक्सप्रेशन होगा, वो एक बहुत यूनिक एक्सप्रेशन होगा. और वो एक्सप्रेशन बेसिकली वुड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विच ऑर्गेनिज्म हैज दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब हमारे पास क्या कहते हैं, मार्कर जीन हम ऐड करेंगे और हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर लेंगे, उनके पास क्या कहती हैं, वो मार्कर जीन की कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी. And that characteristic which the genetically modified organism would exhibit due to the presence of the marker gene in the rDNA, it would help us identify or distinguish the genetically modified organisms from the non-genetically modified organisms. Are you guys making sense of it? Is this clear? कि हम rDNA जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं डिजायर्ड जीन है, उसके साथ एक मार्कर जीन भी ऐड करते हैं. उस मार्कर जीन का जो प्रोडक्ट होता है, इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड सेपरेट इट फ्रॉम द नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हम टाइप्स ऑफ मार्कर जीन भी अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्या कहते हैं, किस तरह से अ मार्कर जीन इज हेल्पिंग अस इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. अच्छा जी, ओके. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे. उसके लिए हमारे पास लेट्स से ये बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स हैं, इनको हम कॉपी कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स हैं एंड हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करवाना है इन दीज बैक्टीरियल सेल्स. तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, सेल्स तो छोटे हैं. हमारे पास बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होंगे, बहुत सारे बैक्टीरियल सेल्स होंगे. अच्छा, हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कल्चर मीडियम होगा. कल्चर मीडियम क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, बैक्टीरिया क्या कहते हैं, थ्राइव कर सकता है. तो एक कल्चर मीडियम हम लेंगे, एक सोल्यूशन लेंगे जिसके पास क्या है, जिस सोल्यूशन में हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होंगे विच वुड एनेबल बैक्टीरियल ग्रोथ. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कल्चर मीडियम है और उस कल्चर मीडियम में हमारे पास क्या कहते हैं, we have mixed the recombinant DNA and the bacterial cells. अच्छा जी, ये हमारे पास इनिशियली बहुत लो टेम्परेचर पे होगा, लेट से 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा. अच्छा, यूजुअली जो हमारे पास कल्चर मीडियम होता है ना, इट हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस. उसकी वजह क्या होती है, हमें क्या करना है, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाना है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. उसके लिए हमारे पास जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है उसको हमें टेम्पर करना होगा, हमें मेम्ब्रेन को मोर परमिएबल बनाना होगा. मोर परमिएबल मेम्ब्रेन होगी तभी मेम्ब्रेन के थ्रू आर डीएनए जो है वो एंटर कर सकेगा इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. सो जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना, दे इंक्रीज, they have a role in increasing the permeability of bacterial cells. अच्छा, ये कहाँ पे हो रही है हमारी कहानी, अभी हम 0 डिग्री सेल्सियस पर है. 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या किया, वी हैव अ कल्चर मीडियम, वी हैव अ सोल्यूशन इन विच द बैक्टीरिया आर ग्रोइंग एंड उसमें हमने ऐड कर दिए हैं अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए. This culture medium has a high concentration of calcium ions because the calcium ions would ensure in increasing the permeability of the bacterial cells. अब अचानक से हम क्या करेंगे, अचानक से हम 0 डिग्री सेल्सियस से
40 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस, समवेयर बिटवीन 40 to 45 डिग्री सेल्सियस पे अचानक से, फौरन से अपना टेम्परेचर रेज करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस से अचानक से हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो 42 डिग्री सेल्सियस। इस फिनोमिना को हम क्या बुलाते हैं? इस फिनोमिना को हम बुलाते हैं हीट शॉक। हीट शॉक क्या होता है? रेजिंग द टेम्परेचर सडनली फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू समवेयर बिटवीन 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, जब हम अचानक से हीट शॉक देंगे ना, तो जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है वो इतनी इंक्रीज इन हीट की वजह से मोर परमिएबल हो जाएगी। और जब वो मोर परमिएबल हो जाएगी ना इस हीट शॉक की वजह से, तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, दे कैन एंटर इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। हाउएवर, इवन दो हम हीट शॉक दे रहे हैं और उस हीट शॉक की वजह से जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, still only 1% of the bacteria in that population or less than 1% of the bacteria in that population would accept the rDNA। ठीक है, ये समझ आ गया कि हम rDNA को किस तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर। हम एक कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं, उसमें हमने rDNA मिक्स किया, rDNA ऐड किया, हमारे पास अब उस कल्चर मीडियम में rDNA भी है, बैक्टीरियल सेल्स भी हैं। उस कल्चर मीडियम में, उस सोल्यूशन में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बिकॉज द कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। सब्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे, हम एक हीट शॉक देंगे जिसकी वजह से जब सडन हीट इंक्रीज होगी, सडन टेम्परेचर राइज करेगा, तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल हो जाएगी। एएस में पढ़ा होगा क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के चैप्टर में, कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी या परमिएबिलिटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज से बढ़ जाती है। तो हमारे पास जब हम हीट शॉक देंगे तो जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाएगी, जिसकी वजह से आरडीएनए वुड बी एबल टू एंटर इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। The catch, however, over here is that only 1% or less than 1% bacteria would take up the rDNA. Is this clear so far? Any questions? Miss, can you repeat the gene marker वाला point? अभी जीन मार्कर वाला पॉइंट ना नेक्स्ट स्टेप पे मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी। हम सारे जीन मार्कर्स को, दो किस्म के जीन मार्कर्स हैं, हम वो दोनों देखेंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा जीन मार्कर वाली बात। ठीक है, अच्छा मैं स्टेप्स रिपीट कर दूं? अच्छा मैं कर देती हूँ, बिल्कुल कर देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन अ कल्चर मीडियम we shall mix the bacterial cells and the recombinant DNAs। इसमें हमारे पास जो कल्चर मीडियम होगा उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस होगी। ठीक है, देन हमारे पास हम सडन इंक्रीज या रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर करेंगे। फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। दिस इज नोन एज हीट शॉक। इस हीट शॉक से क्या होगा, हमारे पास इट मेक्स द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन more permeable for the uptake of recombinant plasmids। ठीक है, क्लियर है? या दैट्स इट। अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स, हाँ हम खुद इंक्रीज करेंगे ना, बिकॉज अभी हम लैब में कर रहे हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबोरेटरी में हो रही होती है। अच्छा, अब हमारे पास हमें कैसे पता चलेगा कि इन 6 बैक्टीरिया में से, लेट से हमारे पास हमने 6 बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट में यूज करे, ऑल्दो बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इस डायग्राम के मद्देनजर रखते हुए, लेट से 6 में से खाली एक बैक्टीरिया ने इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का अपटेक किया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एक्सेप्ट किया। हमें कैसे पता चलेगा इन 6 में से वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कौन सा है? माइक्रोस्कोप पे अगर हम यूज करें और माइक्रोस्कोप के अंदर इन 6 के 6 बैक्टीरियल सेल्स को हम रखेंगे ना, तो हमें से नहीं समझ आएगा कि किसने rDNA एक्सेप्ट किया। इट वुड नॉट बी इजी टू आइडेंटिफाई which
बैक्टीरिया इज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो सवाल ये उठ सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर ले, उसकी तो रेजोल्यूशन भी बेटर होती है, उसकी तो मैग्निफिकेशन भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लाइव स्पेसिमेन यूज नहीं कर सकते, हम जिंदा स्पेसिमेन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमें डेड स्पेसिमेन यूज करना पड़ेगा। अगर बैक्टीरिया को मैं डेड कर दूंगी जस्ट टू सी कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि नहीं है, तो फिर उससे मैं फिर जीन प्रोडक्ट्स कैसे बनाऊंगी? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करना हुआ टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया, तो मुझे उसके लिए पहले उस बैक्टीरिया को किल करना पड़ेगा, और अगर बैक्टीरिया को मैंने किल कर दिया तो आगे जाके मैं उसको कैसे यूज करूंगी टू मेक द जीन प्रोडक्ट्स दैट वी वांटेड टू मेक। सो माइक्रोस्कोप हम यूज नहीं कर सकते टू आइडेंटिफाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, टू आइडेंटिफाई जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। उसके लिए हमने क्या किया था, हमने मार्कर जीन ऐड किए। अब मार्कर जीन्स किसके तरह की हो सकती हैं हमारे पास? हाउ डू मार्कर जीन्स help us in identifying the genetically modified organism? हमारे पास ना दो किस्म के मार्कर्स होते हैं। स्क्रीनिंग मार्कर्स होते हैं और सिलेक्टेबल मार्कर्स होता है, तो ठीक है। अच्छा जी, ना, हमारे पास अगर सिलेक्टेबल मार्कर्स की बात की जाए, तो हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर होता है कि हम एक एक उसकी एग्जांपल होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि हम आइडेंटिफिकेशन के तौर पर, मार्कर के तौर पर अपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी ऐड कर दें। डिजायर्ड जीन के साथ हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी ऐड कर दें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारे पास वो वाला बैक्टीरिया, लेट्स से दिस वाज द बैक्टीरिया व्हिच एक्सेप्टेड योर आरडीएनए, हम क्या करेंगे, हम 6 के 6 बैक्टीरियाज को एक एंटीबायोटिक जिसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंट जीन थी हमने ऐड की थी अपने आरडीएनए में, उस एंटीबायोटिक में इन तीनों बैक्टीरिया को हम ऐड कर देंगे। और वो एक बैक्टीरिया विच वुड नॉट डाई बिकॉज ऑफ द एंटीबायोटिक, विच वुड बी रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक, ओनली दैट बैक्टीरिया वुड सर्वाइव, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ओके दिस इज द बैक्टीरिया विच हैज द आरडीएनए, क्योंकि आरडीएनए में हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऐड की थी। और क्योंकि दिस बैक्टीरिया was resistant to this antibiotic, it did not get killed because of the antibiotic, we would say that this is our genetically modified bacteria। और फिर हम इसको सेलेक्ट करके क्लोन करना शुरू कर देंगे। एक तो ये हमारे पास आइडेंटिफिकेशन मार्कर होता है कि हम आइडेंटिफिकेशन मार्कर के तौर पे अपने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऐड कर दे। वो बैक्टीरिया which would exhibit antibiotic resistance, वो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया होगा, वो ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसने आरडीएनए अपटेक किया होगा। Is this making sense? Any question about this? How do we identify our transgenic organism with the help of an antibiotic resistant marker? ठीक है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत आइडियल मार्कर नहीं है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होना एक आइडियल मार्कर नहीं। क्यों एक आइडियल मार्कर नहीं है? क्योंकि एक तो इससे हमारे पास हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रोपोगेट कर रहे हैं। वी डू नॉट वांट that antibiotic resistance is propagated because it is not something very beneficial, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये पहले से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो। तो अगर ये पहले से ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो हमें कैसे पता कि जो बैक्टीरिया एग्जिबिट कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो मार्कर जीन वाले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की वजह से रेजिस्टेंट है, या फिर नेचुरली ओरिजिनली ही वो रेजिस्टेंट था? So using antibiotic resistance genes as marker is not a very ideal solution or it is not a very useful practice now। अब उससे बेहतर जीन मार्कर्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम प्रेफर करते हैं। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मार्कर जीन बट इट इज नॉट अ वेरी यूजफुल टेक्निक ऑफ अ मार्कर, ऑफ अ जेनेटिक मार्कर, ठीक है। तो उसके बदले फिर हम क्या यूज करते हैं, हम कैसे स्क्रीनिंग मार्कर्स यूज करते हैं?
हमारे पास इन योर सिलेबस वी हैव two types of screening markers or we have two types of gene markers. एक है आपकी GFP जीन और दूसरी है आपकी बीटा गस जीन। ठीक है। अब हमारे पास जो GFP जीन है और बीटा गस जीन है, ये क्या है? ये दोनों आपकी मार्कर जीन्स हैं। ये हम अपने RDNA में बतौर मार्कर जीन्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? GFP जीन जो है ना, वो एक बल्कि GFP जीन बेसिकली स्टैंड्स फॉर ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। इट स्टैंड्स फॉर ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। अब इस प्रोटीन की खासियत क्या है? इस प्रोटीन की खासियत ये है कि अगर आप जहां पर भी ये प्रोटीन प्रेजेंट है, किसी सेल में प्रेजेंट है, किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है, अगर उस जगह पर जहां पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है वहां पर अगर हम यूवी लाइट एक्सपोज करें, यानी मैं अगर एक बैक्टीरिया को यूवी लाइट के थ्रू देख रही हूँ, या मैं एक सोल्यूशन जिसमें ये प्रोटीन है उसमें यूवी लाइट क्या कहते हैं यूज कर रही हूँ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ये जो प्रोटीन है ना, ये ग्रीन कलर का क्या कहते हैं फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। यानी इट वुड बी लाइक जैसे ही हम ग्रीन लाइट जैसे ही हम यूवी लाइट डालेंगे ना इस प्रोटीन के ऊपर, तो उस एरिया में जहां पर ये प्रोटीन है वो ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। नाउ लेट्स से ये मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था। दिस वाज माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इसमें हमने ऐड कर दी क्या कहते हैं मार्कर जीन के तौर पे GFP जीन। अब लेट्स से हमारे पास जो डिजायर्ड जीन हमने ऐड की थी वो इंसुलिन जीन ऐड की थी। नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैज टू जीन्स। अब इससे हमारे पास दो चीजें बनेंगी जब इसका जीन एक्सप्रेशन होगा, जब इसका प्रोटीन सिंथेसिस होगा। एक तो हमारे पास इंसुलिन प्रोटीन बनेगा, लेकिन हम इंसुलिन प्रोटीन के थ्रू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमें तो आइडेंटिफाई ही ये करना है कि जो बैक्टीरिया जिसके पास ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो इंसुलिन प्रोटीन बना सकता है, हमें तो उसको पिक एंड चूज करना है। उसको हम पिक एंड चूज कैसे करें? अगर हमने GFP जीन डाली हुई है, ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन की जीन डाली हुई है, तो हमारे पास जब इस बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो हमारे पास डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन जीन हमारे पास ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन भी बनेगा। Now we know that the marker gene that we've added in our recombinant DNA, in our recombinant plasmid, is your GFP gene. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बैक्टीरिया जिसके पास RDNA होगा, अगर हम उसको यूवी लाइट में देखेंगे तो वो हमें कैसा नजर आएगा? वो हमें ग्रीन कलर का नजर आएगा अंडर यूवी लाइट। So what we would do once we have done the ऊपर वाला process, once we have done the process to introduce the vector into the cell, हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितने भी सेल है ना उनको अंडर यूवी लाइट देखेंगे। हम यूवी लाइट का जो भी हमारे पास सोर्स है हम उसको क्या कहते हैं लाइटन अप करेंगे, और हमारे पास जो बैक्टीरिया ग्रीन कलर का ग्लो होना शुरू कर देगा अंडर यूवी लाइट, we would identify that this bacteria has the marker gene, this bacteria has the recombinant DNA, and this bacteria is our transgenic bacteria, the transgenic organism, which we have to select, which is useful for our genetic engineering. Is this making sense? अमर, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया कि मार्कर जीन की क्या सिग्निफिकेंस है, उनके थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऐड कर सकते हैं, जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करेगा वो हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म इसको कंसिडर कर लेंगे, लेकिन वो कोई बहुत वायबल या एक्यूरेट तरीका नहीं है। अब वो डिसकंटिन्यू होता जा रहा है, इतना कॉमनली प्रैक्टिस नहीं होता। कंपैरेटिवली वी यूज स्क्रीनिंग मार्कर्स, जिसकी एक एग्जांपल क्या है, द GFP जीन, जो क्या बनाती है ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन। यस,
GFP is a more reliable and more accurate methodology to identify transgenic organisms. दूसरा हमारे पास क्या कहती हैं, क्या है जी, बीटा गस जीन। बीटा गस जीन हमारे पास एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है फॉर द प्रोटीन, इसका मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, बट अगर आप बी गस भी लिख दोगे ना, बीटा गस, तो भी वो एक्सेप्टेबल होता है, बट दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर बीटा ग्लूक्यूरोनिडेज। ये एक एंजाइम होती है, बीटा ग्लूक्यूरोनिडेज, जो बीटा गस जीन से बनती है। सो द बीटा गस जीन बेसिकली कोड्स फॉर योर बीटा ग्लूक्यूरोनिडेज एंजाइम। इसको आप बी गस के नाम से या बीटा गस के नाम से लिख दोगे, इट्स एक्सेप्टेबल। अब भाई बीटा गस जीन अगर बीटा ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम बना रही है, तो ये क्या कमाल ऐसा करिए जिससे हम अपने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करें। हमारे पास जो भी एंजाइम होती है, उसका कोई सबस्ट्रेट होता है, उसकी कोई प्रोडक्ट होती है। अगर बीटा गस जीन हम अपने आरडीएनए में इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उस बीटा गस जीन से हमारे पास बीटा ग्लूक्यूरोनिडेज एंजाइम बन रही होगी। सो लेट्स से अब हम कौन सा जीन मार्कर यूज कर रहे हैं, हम बी गस जीन यूज कर रहे हैं, विच इज कोडिंग फॉर व्हाट, बीटा ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम। अब इससे हमारे पास ऐसा क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हमें हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग आवर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। यस यस, इसका भी वही वाला प्रोसीजर होता है कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमारे पास क्या कहते हैं, वो स्टिक कर सके विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यस, बीटा गस और जो जीएफपी जीन है, दोज आर बेसिकली पार्ट ऑफ योर सिलेबस। बहुत सारी मार्कर जीन्स होती हैं, बट आपके सिलेबस में, आपकी बुक में यही दोनों है, सो वी आर ओनली गोना डिस्कस दीज टू। अच्छा जी, ये बीटा ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम क्या करती है। ऑब्वियसली हर एंजाइम का एक सबस्ट्रेट होता है, इसका सबस्ट्रेट हमें वैसे पता नहीं होना चाहिए, फिर उसका सबस्ट्रेट टेक्निकली यही केमिकल होता है, यही मॉलिक्यूल होता है। बट आई आपको बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हो क्या रहा है इस मार्कर जीन से। हमारे पास जब ये बीटा ग्लूकोरोनिडेज एंजाइम बनेगी ना, तो डेफिनेटली उस एंजाइम का कोई रिएक्शन होगा जो कि वो कैटेलाइज कर रही होगी। सो इसका मैं, और उसका क्या कहते हैं, जो रिएक्शन है वो लिख रही हूँ, ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही होगी, जैसे कि हर एंजाइम करती है। हमारे पास जो बीटा गस जीन का सब वो होता है ना, प्रोडक्ट होता है, इट इज अ ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट। ये एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनाती है, जिसकी वजह से एक ब्लूइश अपीयरेंस आना शुरू हो जाती है उस सेल के अंदर, उस बैक्टीरिया के अंदर। तो अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में हमने बीटा गस जीन का मार्कर ऐड किया है, तो हमारे पास हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, उसमें हमें ब्लू कलर का क्या कहती हैं, इफेक्ट नजर आना शुरू हो जाए। तो जो भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो ब्लू इफेक्ट दिखा रहा होगा, जिस बैक्टीरिया में वो ब्लू कलर का प्रोडक्ट बन रहा होगा, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा हमारा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इज दिस क्लियर? How the GFP gene and the beta gus gene act as markers which help us in identifying the genetically modified organisms. Perfect. Once we've identified the beta gus, sorry, once we've identified the genetically modified organisms, हम उन organisms को बड़े बड़े fermenters में डाल देते हैं और हम उनकी क्लोनिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्लोनिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी आर मेकिंग द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ताकि हमारे पास बहुत सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो, उन सब के पास हमारी डिजायर्ड जीन होगी, और वो सब क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के थ्रू हमारा डिजायर्ड जीन प्रोडक्ट जो कि प्रोटीन होगा, वो बना रहे होंगे। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग सो फार? बेसिकली मार्कर जीन्स की क्या सिग्निफिकेंस होती है? Marker genes basically help us in identifying the transgenic or the transformed organisms. इस पॉइंट की बात कर रहे हो?
बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बैक्टीरिया के अंदर आरडीएनए ट्रांसफर करना है। हमें उसके लिए बैक्टीरियल सेल वॉल को परमिएबल बनाना है। उसके हम दो तरीके यूज कर रहे होते हैं। एक, हम कैल्शियम आयंस इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन द ग्रोथ मीडियम, क्योंकि कैल्शियम आयंस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा, हम हीट शॉक के थ्रू बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे पास चांसेस ऑफ अपटेक ऑफ प्लाज्मिड इंक्रीज होगा। No, no, we're not inserting calcium ion inside the bacterial cell. जिस ग्रोथ मीडियम में, जिस सोल्यूशन में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उसमें कैल्शियम आयंस है, नॉट इनसाइड द बैक्टीरिया। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।